बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। कल है लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो ना असम्बली तहलील हुई है, ना ही एतमाद का वोट लिया गया। अलबत्ता गवर्नर हाउस से जो एक एलामिया जारी हुआ उसमें कहा कि वज़ीर आला ने मुकर्रर वक्त और तारीख़ पर एतमाद का वोट लेने से इनकार किया है। सूबाई हुकूमत अदालत के अबूरी हुक्म पर चल रही है, उम्मीद है अदालत जल्द फैसला करेगी। और ताज़ा खबर यह है कि कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अदालत जाएगी और तमाम अरकान असम्बली को अदालत में हाज़िरी की पाबंदी का हुक्म जारी किया गया। राना सनाउल्लाह साहब यहाँ थे, अता तारड़ साहब यहाँ थे, कल ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा आसफ भी थे। अब जबकि राना सना निकल रहे थे, आज तो किसी ने नामालूम शख्स ने उनकी गाड़ी पर जूता भी फेंका है। आज जब असम्बली का इजलास हुआ तो हंगामा आराई भी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो फवाद शोएब साहब मुखातिब थे। वो ये कह रहे थे कि जनूबी पंजाब, बिलखुसूस उन्होंने नाम लिया मुजफ्फरगढ़ के अरकान सूबाई असम्बली का, कि इनको अननोन नंबर से कॉलें की जा रही हैं, ऑफ़र्स की जा रही हैं, इनकी ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। और अपनी खातून रुकन असम्बली मोमना वहीद का उन्होंने जिक्र किया कि 5 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए हैं वफ़ादारियाँ बदलने के लिए। और उन्होंने आर्मी चीफ़ से ये दरख्वास्त की है कि इन मामलात की तहकीकात ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर इदारा न्यूट्रल है तो यकीनी बनाया जाए कि तहकीकात हों कि ये फ़ोन कहाँ से किए जा रहे हैं। तो पंजाब असम्बली की सूरत हाल दिलचस्प है, इस पर आज हमारी बात होगी तफसील से। और फिर मुसलसल हम जिक्र कर रहे हैं आम आदमी का, जिसके लिए रोटी आटा महंगा भी है और नायाब भी है, धक्कम पेल का शिकार भी है, घंटों से कतारों में लगना पड़ता है। सरकार ऐलान कर रही है लेकिन उसके बावजूद ये बहरान बदस्तूर जारी। चंद रोज़ पहले हमने अपने प्रोग्राम में जो फ्लावर मिल एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान उनसे बात की थी। आज किसान इत्तेहाद से बात करेंगे ताकि ये सोचा जा सके, जाना जा सके किसान कहाँ खड़े हैं और वो इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद करते हैं। और फिर हल्का बंदियों की दरख्वास्त थी मुत्तहिदा की, वो मुस्तरद हुई है। 15 तारीख को कराची में इंतखाब होने जा रहे हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है, क्योंकि PTA और जमात इस्लामी चाहती है कि इंतखाब अगर होने जा रहा है तो फ़ौज की ज़ेर निगरानी हो। और दहशत गर्दी का मामला, इमरान खान साहब आज मुखातिब थे। KPK से मारूफ उलमा ने दहशत गर्दी के खिलाफ फतवा भी जारी किया है। तो सर, पंजाब असम्बली से शुरू करने जा रहा हूँ क्योंकि कल की तारीख़ है और हमारी राय और नुक्ता नज़र भी आपका यही था कि अब फ़रीक़ैन अदालती फ़ैसले पर ही तकिया करेंगे। देखिए, अदालत में ये सवाल ज़ेर बहस है कि गवर्नर ने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा, क्या उसके लिए मुनासिब वक्त दिया गया, और क्या गवर्नर ने जो शवाहद पेश किए हैं उनकी बुनियाद पर ये वज़ीर आला को ये बात कह सकते थे। क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि हम उस हुक्म को गैर आइनी तसव्वुर करते हैं जी। तो दस्तूर में तो लिखा हुआ है कि गवर्नर किसी भी वक्त वज़ीर आला से कह सकते हैं कि वो एतमाद का वोट ले। अब ये दो सवाल हैं जो अदालत के सामने आएंगे। अगर तो अदालत ये समझती है कि गैर मशरूत इख्तियार हासिल है तो फिर उसका एक मुनासिब वक्त जो है देना चाहिए था। तो अब वो मुनासिब वक्त तो बहुत हो चुका, कई दिन हो चुके, नहीं गुजर चुका बल्कि, और 9 का इजलास से बुलाया गया तो लगा यही शायद अगर एतमाद का वोट लिया जाएगा, लेकिन वो एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था कि ऐसे हालात मौजूद नहीं थे कि गवर्नर को ये जहमत करना पड़ती कि वो एतमाद का वोट लेने के लिए कहें। तो क्या एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर की जो हदायत है वो गैर मशरूत है या उसके साथ कोई शर्त लगाई जा सकती है? दस्तूर तो कहता यह है कि कोई शर्त नहीं लगी हुई। अब अदालत में ये मामला भी ज़ेर बहस होगा। अदालत ने ये कहा था कि हम इसमें मदाखलत नहीं कर रहे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमें अंडरटेकिंग दे दें कि वो इस दौरान में असम्बली तहलील करने की एडवाइस नहीं देंगे। क्योंकि अगर गवर्नर ने हदायत दे रखी हो कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें तो उससे पहले वज़ीर आला वोट असम्बली को तोड़ सकता है, असम्बली को तहलील करने की एडवाइस भेज सकता है। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर दिया जाए तो फिर वज़ीर आला के हाथ बंध जाते हैं। तो मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर दिया था ताकि वज़ीर आला के हाथ बांधे जाएं। लेकिन जब अंडरटेकिंग दे दी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कि 11 जनवरी तक वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे, हाँ, तो फिर वापस तो फिर उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस वाला मामला भी वापस ले तो अब अदालत में कल ये वाज़ेह हो जाएगा
या तो अदालत कहेगी भाई अब मुनासिब वक्त आपको दिया जा चुका है, आप जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, या इस बात पर बहस होगी कि भाई ये गवर्नर का जो हुक्म है ये आईनी है या इसकी गुंजाइश नहीं है। ये तो कल तय होगा ना, तो ये कल होगा। अच्छा, एक आम तासुर ये शामी साहब कि जब खान साहब ने ऐलान किया, ऑल आउट जाने की कोशिश की उन्होंने कि असेंबली तहलील करें ताकि जल्द इलेक्शन की राह हमवार हो सके, तो उस बीच फिर ये जो नून लीग का रिएक्शन था, अदम एतमाद की तहरीक, वज़ीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये उस हंगाम थी। लेकिन जैसे फिर मामला आगे बढ़ा और फरीक़ैन को एहसास हुआ, अंदाज़ा हुआ, और ज़ाहिर बात है कुछ हम ख्याल लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे ऐसा ना हो क्योंकि जल्द इलेक्शन मुमकिन नहीं हो पाएगा, तो फिर नून लीग भी पीछे हटना शुरू हुई और जो परवेज़ लाई साहब के ज़रिए खान साहब को भी ये कम्युनिकेट किया गया कि ये अभी मुमकिन नहीं है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस आपकी ज़ात के लिए भी हो सकते हैं, फ़लाँ के लिए भी हो सकते हैं, निज़ाम के लिए भी हो सकते हैं। फिर मामला जब कोर्ट में गया तो फरीक़ैन को सुख का सांस आया कि चलें अपनी अपनी हम जो बीन है वो नीचे रखते हैं और कोर्ट से देखते हैं। कुछ वक्त गुजर गया, टाइम बाय करना असल कहानी थी फॉर ऑल। अब अगर असेंबली तहलील होगी ना तो फिर उसमें रमज़ान आ जाएगा, क्या इंतखाबात के दौरान, यानी इंतखाब फिर रमज़ान में होंगे, तो फिर इस पर खान साहब को तारीख पर गौर करना पड़ेगा दोबारा कि भाई तहलील करने के लिए इस वक्त वो कहें या ना कहें। शुरू में तो वो चाहते थे कि ये मार्च अप्रैल तक आ जाए, तारीख नहीं आती तो हम मजबूर करेंगे असेंबलियाँ सूबाई तहलील करके ताकि मार्च अप्रैल में हमें आम इंतखाब की तारीख दी जाए। अब जो मुलाकात वो करते हैं मुख्तलिफ सहाफ़ियों से, ये इंटरव्यूज़ देते हैं, तो उसमें उन्हें लगता है, उन्हें खदशा है कि शायद अब जल्द इलेक्शन की तारीख ना आ सके। उन्हें लगता है कि PDM उन्हें अब देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं, तारीख नहीं देगी। लेकिन चौधरी परवेज़ अली साहब जो थे और PTI की तरफ से अवलन तो ये बात कही गई कि वो 9 तारीख को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे, मगर फिर चौधरी साहब उससे पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि हम अदालत के फैसले का इंतज़ार करेंगे और नहीं लेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अगर तो अब फरीक़ैन जो है, मुस्लिम लीग नून जो है, उसने भी डेरे डाले हुए हैं यहाँ, उसके बड़े बड़े जुगातरी लीडर यहाँ मौजूद हैं और PTI के भी। और अब मसला ये है कि 186 अरकान साबित करने हैं या सामने लाने हैं या मुस्लिम लीग नून ने या चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब आज ये कह रहे थे अब कुछ देर चौधरी साहब के 188 पूरे हैं, मोना बहीर साहबा को उन्होंने नाम भी लिया कि वो माइनस भी कर दें, फिर भी 188 पूरे हैं। अगर चौधरी साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें तो फिर 186 उनको साबित करने पड़ेंगे। वो तो जरूरत इस नंबर अगर नो कॉन्फिडेंस की बात हो तो फिर मुस्लिम लीग नून को इतने पूरे साबित करने पड़ेंगे। तो अब ये काफ़ी पेचीदा सूरत हाल है, लेकिन अब मेरा ख्याल अदालत में अब कुछ ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, इसमें 2-4 दिन में ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए। अच्छा, कुछ हल्कों का ये ख्याल है कि ताख़ीर होगी, कानून और आइन को समझा जाएगा, यानी अगर इस पे बात हाँ जी, अगर इस बात पर यानी दलाइल शुरू हुए जी कि गवर्नर का ये इख्तियार जो है गैर मशरूत है या इसका भी जायजा लिया जा सकता है कि वो ऐसे हालात मौजूद थे कि नहीं थे जिनमें गवर्नर ये कहे, तो उसमें जायजा लेने में वक्त लग सकता है। तो जायजा लेने में सारे काम रहा है ये है कानूनी हलकों की कि फिर मामला तवालत इख्तियार करेगा, चंद मजीद हफ्ते या एक दो माह लग सकते हैं। जी हाँ, लग सकते हैं। कानूनी माहिरीन जो है वो तूल खींचना चाहें, तो मगर फरीक़ैन की ख्वाहिश भी होगी। मैं आप चौधरी साहब की उस नुक्ते पे आ रहा हूँ, आप पहले बात पूरी कीजिए। वो कह रहे हैं मलक अहमद खान साहब भी ये बात कह रहे हैं, भाई वो कह रहे हैं हमने तो ये अतात अडर साहब से हमने रब्ता कर रखा है, कुछ देर बाद मिलेंगे क्योंकि अभी वो गवर्नर पंजाब से एक अहम और हंगामी मुलाकात में मसरूफ है। चौधरी साहब कह रहे हैं कि भाई फवाद चौधरी साहब कि हमने तो इतने बिल मंजूर करवा लिए, 22 बिल शायद, और अगर हमारी मेजॉरिटी थी तो हमने मंजूर करा लिए। कैसे करवाए फिर? अहमद खान साहब कहते हैं इन्होंने वॉइस उसके जरिए से, आवाज के जरिए यस और नो मंजूर कराए, यस और नो, और गिनती नहीं कराई। अब गिनती अगर दस्तूर तो यही है कि अगर अपोजिशन मुतालबा करे कि गिनती कराएं तो गिनती होती है। मलिक अहमद साहब को गवर्नर हाउस कराची की पुकार है, अतात अडर साहब को गवर्नर हाउस पंजाब की लाहौर की पुकार है, दोनों मसरूफ हैं, कुछ देर बाद मिल जाएंगे। मैं चौधरी साहब का बयान आपको सुनाता जिसमें वो बड़ा अहम नुक्ता सर उठा रहे हैं नहीं कि अगर न्यूट्रलिटी है, बात यह है फरमाइए कि जो बिल पास होता है ना, हाँ जी, उसके लिए 186 अरकान की तो जरूरत होती नहीं, वो तो मेजॉरिटी इन हाउस तो जो मौजूद होते हैं उनकी मेजॉरिटी जो है बिल पास कर देती है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए उसमें तो कोई 186 अरकान का मसला था नहीं। अगर नून लीग के पास मेंबर ज्यादा थे तो डट जाते, वो कहते हैं आप गिनती कराएं,
हमें मंजूर नहीं है। चलिए, या ऊंची नो करते, बिल्कुल ताकि यस दब जाती है उसमें। ठीक है। आप ज़रा देखिए, फवाद चौधरी साहब बड़ा अहम नुक्ता उठा रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं इदारों से, बिलखुसूस आर्मी चीफ को मुखातिब कर रहे हैं। अब सर ये बड़ा अहम नुक्ता है, ये हमेशा से ये मसला रहा कि अननोन नंबर से फ़ोन आते हैं और MPs MNAs या अरकान असम्बली तोड़ने की कोशिश की जाती है। कौन करता है? 2018 से ये आवाज़ें हैं, इत्तेहाद बन रहे थे जनूबी पंजाब से, लोग किसी जमात में जा रहे थे, अब भी वही सिलसिला है। बलूचिस्तान में बाप के लोग जा रहे हैं पीपल्स पार्टी में, यहाँ फवाद साहब कह रहे हैं कि जी लोग तोड़े जा रहे हैं पैसे दे के। ये इतना आसान है। मैं आपसे पूछ रहा जो हूँ, है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सौदेबाजी टेलीफोन पे हो जाती है, कोई मेल मुलाकात की जरूरत नहीं होती इसमें। कोई अगर अननोन नंबर पहले से राह हमवार होती होगी ना। नहीं, किसी नंबर से कोई भी कॉल कर दे, कोई चस्का लेने के लिए कॉल कर दे, कोई देखे ना। लेकिन चॉइस साहब और PTI कि हाँ ये मामला इतना सादा नहीं है जिस तरह आप बयान कर रहे हैं। नहीं, पहली बात यह है कि ये अननोन नंबर से अगर कॉल आती है तो वो तो इस बात का सबूत तो नहीं है कि वो किसी अदारे की तरफ से, किसी एजेंसी की तरफ से आई है। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने ये जो इल्ज़ाम लगाया है और आर्मी चीफ से अपील की है, आर्मी चीफ को उसका नोटिस लेना चाहिए। हालांकि एक और वजारत दिफा जो है, एक और उसको नोटिस लेना चाहिए। उनके जो लोग की कह रहे हैं, उनके टेलीफोन जो हैं वो लिए जाए, उनका फोरेंसिक कराया जाए। बल्कि इनको एक दरख्वास्त लिखनी चाहिए कि ये वो बंदे हैं जी, ये इनके नंबर हैं, बंदे इनको फ़ोन आया है, इनको ख़रीदने की कोशिश की गई। बंदे पेश करें और फिर देखें कॉल कहाँ से आई है। ये तो आपको फिर रॉकेट साइंस नहीं है। फिर हो सकता है बंदे ही सामने ना आए। नहीं, बंदे सामने नहीं आएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। बात खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात उन्होंने की इसके साथ ही, जहाँ वो ये कह रहे हैं अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं, ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, वहाँ चौधरी साहब ये भी फरमाते हैं कि 188 पूरे हैं। इसके बावजूद कि हमारी एक रुकन असम्बली मोमना वहीद जिनका नाम है, वो 5 करोड़ रुपए उनको दिए हैं पीपल्स पार्टी ने, मुबैना तौर पर वो ये इल्ज़ाम आए थे। वहाँ उन्हें पता है कि किसने दिए हैं। इन बेचारी ने क्या कसूर किया? 5 करोड़ नहीं, मैं वो तो देखा ना, वो कह रहे 1 अरब 20 करोड़ लग रहे हैं। वो कह रहे हैं 1 अरब 20 करोड़ लग रहे हैं। 5 लोगों के ना, थे जिनको खरीदना तो था, 20 करोड़ जी। तो ये बेचारी जो है इसको सिर्फ 5 करोड़। हाँ, ये क्या बात है? हाँ, वो हालांकि इसकी औरतों के साथ इतने जुल्म हो रहा है। हालांकि वो खातून जो है वो इसकी दावे की तरदीद करती है कि जेंडर नहीं, बाइस, मैंने पैसे नहीं लिए, मैं कुछ ज़मीर के मुताबिक मैंने अपनी आवाज़ बदली है। पहली बात यह है कि जिन लोगों के उन्होंने कहा कि जिनको कॉल आ रही ना, उनको तो तहत तक पहुंचाया जाए ना मामले को। तारड़ साहब फ्री हो गए हैं, तारड़ साहब को रब्ता कीजिए कि तारड़ साहब फ्री हो गए हैं गवर्नर हाउस से। गवर्नर से उनकी एक हंगामी मुलाकात थी, तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं। उसकी तो वजारत दाखिला को नोटिस ले लेना चाहिए। किसका? वजारत दिफा को लेना चाहिए, उनके इल्जाम का। ये चौधरी साहब ने लगाया? हाँ जी। लेकिन उस इल्जाम के बुनियाद पर और आर्मी चीफ जो है, उन अरकान के नाम तो लिखे ना। आर्मी चीफ भी तो वजारत दाखिला से कहेंगे ना, तो बिल्कुल उनको सामने लाएं, बयान दें, कार्रवाई हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये हवा में तीर तो नहीं चलाना चाहिए ना। इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, उसके लिए बंदे भी सामने आने। बिल्कुल। इंक्वायरी कैसे होगी? वो बंदों का नाम तो बता नहीं रहे, सिवाय ऑन अबाउट साहब साथ खड़े थे। जब वो कहेंगे कि आइए बताएं, तो फिर तो आना पड़ेगा ना सामने। वगैरह तो चौधरी साहब को लेने के देने पड़ जाएंगे। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। चलिए अब सर 25 की रोटी और 30 का नान, इसका हमने जिक्र करना है क्योंकि तारड़ साहब नहीं है इस वक्त, आ रहे हैं, जैसे ही आते हैं उनसे बात कर लेते हैं। तो बल्कि तारड़ साहब तशरीफ ले आए। तारड़ साहब, आपकी गवर्नर साहब से कोई हंगामी मुलाकात थी, खैरियत थी, या कल का कोई लाया अमल तय करना था? पहले तो ये बताएं तारड़ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, वो ऑब्वियसली जो लीगल काउंसिल्स हैं, मैं क्योंकि लीगल सारे मामलात जमात के देखता हूँ, तो वो लीगल काउंसिल से कुछ मशवरा हमने करना था कि क्या लाहे अमल होना चाहिए। मैं पार्टी का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी हूँ, तो इसलिए जो लीगल मशवरे होते हैं उसमें शरीक भी रहता हूँ। तो ऑब्वियसली कल तारीख है, अहम दिन है, और कोर्ट ने बहुत मौका दिया है वज़ीर आला को। ये 2 हफ्ते गुजर गए और अब तो उनको इत्मीनान का वोट हर हाल में ले लेना चाहिए, क्योंकि आइन की मंशा यही है। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 बड़ा क्लियर है इस मामले पे। और माजी में वो साबिर शाह का केस हो, मंजूर भट्टू का केस हो, 10-12 दिन से कभी टाइम ऊपर नहीं दिया गया। वो PTI ये कहती है कि हमारे पास बंदे पूरे हैं, 188 हैं, मोमना वहीद माइनस भी कर दें, तब भी आप लोग करोड़ों की ऑफर्स कर रहे हैं लोग खरीदने के लिए। ये इल्ज़ाम है। आर्मी चीफ से अपील करें, तहकीकात वो करें। दूसरा, वो कहते हैं कि जी आपके यहाँ जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी उसमें बंदे पूरे नहीं थे, उसमें 155 थे। मैं आपको बता देता हूँ जी, हमारे कल 4 लोग नहीं थे, मैं नाम भी बता देता हूँ। अच्छा। हमारी तादाद 179 होनी चाहिए ओवरऑल।
हमारे कल 4 लोग नहीं थे। सदीक बलोच साहब की कमर में दर्द था, वो लोधना में हैं और वो बिल्कुल उनके जेन्युइन बैक प्रॉब्लम है। खालदा मंसूर साहिबा की एज बहुत ज्यादा हो गई है, वो बीमार रहती हैं, वो बेड रिडन हैं। इसके अलावा पीर रफीउद्दीन बुखारी कल नहीं आए थे, आज वो तशरीफ ले आए, वो शहर से बाहर थे। और चौथे ख्वाजा इमरान नजीर साहब, वो मुल्क से बाहर थे, वो आज पाकिस्तान पहुंच जाएंगे रात या कल सुबह तक। तो ये 4 लोग तो मैंने आपको उंगलियों पे बता दिए कि हमारी तादाद 179 होनी चाहिए थी, 174 थी, 175 थी, ये 4 लोग नहीं थे। मगर अब आज जो इनकी तादाद थी वो 131 थी, 131 से ऊपर नहीं थी। हसनैन बहादुर दरिशिक आपने देखा, वो फवाद साहब के साथ खड़े थे, चले उनको आप माइनस भी कर दे। इनके तकरीबन 40 अराकीन आज नहीं थे। मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ इनके 20 अराकीन जो आज नहीं आए। हमने बड़ी मेटिकुलस वर्किंग की है। वो क्या आपने गायब किए हैं? का पता है कहाँ गायब कर रखे हैं आपने? देखिए बात ये है कि जब इमरान खान साहब अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये लाहौर का मास्टर प्लान और अरबों रुपए की करप्शन और ये हमारी साख मुतासिर कर रहे हैं बाप बेटा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, उसकी तरदीद कर रहा है वज़ीर आला हाउस के ये मीडिया में? चले वो कर दे, मगर मुझे ये बताएं ना, बाप के एतमाद का वोट हो और बेटा मुल्क से बाहर जाके बैठ जाए, ये तो तारीख में पहली दफा मैंने देखा है। बेटे तो बाप के आगे ढाल बन के खड़े हो जाते हैं और जान की कुर्बानी तक दे जाते हैं। ये अच्छा बेटा है कि थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया तो मुल्क छोड़ के चला गया है। अब जब परवेज इलाही साहब के साथ मुनीस इलाही साहब पाकिस्तान में नहीं है, कोई एक पार्लिमानी पार्टी का संजीदा इजलास नहीं बुला रहे, आज भी इनकी अरकान की तादाद 140 थी। हम तो आज कहते रहे कराओ वोट, कल भी कहते रहे कराओ वोट, लेजिस्लेशन पे लेजिस्लेशन हुई, मगर मैं आपको वाज़ेह फर्क बता रहा हूँ कि 30 से 40 का फर्क कल भी था, आज भी था। मेरे जो 4 मेंबर नहीं थे वो मैंने आपको बता दिए, वो इंशाल्लाह आ जाएंगे, उनका हमें कोई इशू नहीं है। तारक साहब, आप अदालत में कल अदालत जाएंगे, ये मालूम हुआ है। अदालत में आप क्या फरीक हैं उस मुकदमे में? देखिए, एमपीएस का भी एक इस्तेहकाक है और एमपीएस अगर चाहे तो वो अदालत को मुखातिब भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बात हम ओपनली करना नहीं चाहते, मगर लोग इस बात कर रहे हैं एक हसास रिश्ते की। वो कहते हैं कि जी जो आला मुंसिफ हैं उनके दामाद वजीर हैं। अब ये लोग बात करते हैं, जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। मैं आला मुंसिफ तो नहीं शामिल ना उस बेंच में? नहीं, देखिए वो नहीं है, मगर मैं ये बातें नहीं होनी चाहिए। नहीं, मगर दुरुस्त है, मगर बेंच में शामिल नहीं है वो। टेक्निकली ये फैक्ट क्लियर रहना चाहिए जो शामी साहब भी बयान कर रहे हैं। हर जज जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, आजाद होता है। बिल्कुल, ये मुनासिब बात नहीं। मगर देखिए ये तासुर भी नहीं जाना चाहिए कि एक ऐसे मामले पे जब हमजा शहबाज शरीफ की वजारत आला की बात आती थी तो डे टू डे हियरिंग होती थी। जब हमजा शहबाज शरीफ की वजारत आला की बात आती थी तो कोर्ट कहता था कि नहीं, काबीना नहीं रहेगी, ये अकेले वजीर आला रहेंगे और ये एज अ केयर टेकर चलाएंगे, एज अ ट्रस्ट चलाएंगे। पहली दफा तारीख में कहा गया कि बतौर ट्रस्ट चलाएंगे। तो परवेज इलाही साहब को ये खास रियायत क्यों हासिल है, उनकी काबीना क्यों तहलील नहीं होती? तो देखें, ये जहां रिश्ते होते हैं और अगर इनका दामाद है मिनिस्टर कोई, तो इन पे जिम्मेदारी भी ज्यादा है कि वो ज्यादा एहतियात से काम लें और कतन ये तासुर नहीं जाना चाहिए। नहीं, वो एहतियात और तासुर। आप एक कानून दान भी हैं, एक बहुत बड़े जज के पोते हैं माशाल्लाह। हर जज आज़ाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है और अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसला करता है। कोई बेंच जो है वो बेंच में शरीक नहीं है। बिल्कुल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, तो जरा एहतियात की बात। एतमाद का वोट का कहा गया, मान लिया अब कल आ गई ना, कल तारीख अदालत में बयान करें ना जी, अदालत में कल ये नुक्ता उठाएं आप। ये भी अदालत में बयान करेंगे, मगर मेरा मकसद और है कहने का। मगर आप क्या चाहते हैं? आप यानी अदालत में जाकर क्या कहेंगे आप? देखें, बात ये है कि डे टू डे हियरिंग तो हो, ये नहीं हो सकता कि आप 2 हफ्ते की तारीख डाल दें और उस दौरान सियासी सिनारियो तब्दील होता जाए। अभी तो शुक्र है अल्लाह का कि वो हमारे एडवांटेज को तब्दील हुआ, मगर एतमाद के वोट का गवर्नर को कहे हुए 3-3.5 हफ्ते गुजर गए हैं। आइन को रीराइट नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप तो कह रहे हैं हमारे एडवांटेज में चला गया है। बिल्कुल गया है, मगर इसमें ताखीर क्यों है? मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आइन को क्या रीराइट किया जा सकता है? कल अदालत में ये नुक्ता खुल जाएगा ना जनाब, कल जो वक्त दिया था खत्म हो गया, कल खुल जाएगा, वहां अपने ये दलाइल दें। मेरा सिर्फ ये मकसद है कि ये ताखीर का शिकार नहीं होना चाहिए। गवर्नर का भी इस्तेहकाक है, आप गवर्नर की पावर को कर्टेल। शामी साहब का नुक्ता सुने। शामी साहब आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं बात करना चाह रहा हूं उनसे। तारक साहब, एहतियात जो है, आप एक कानून दान हैं,
एहतियात मद्देनज़र रखनी चाहिए। आप ये बताएं, ये जो इल्ज़ाम लग रहा है, फवाद चौधरी साहब ने आर्मी चीफ से कहा है कि करोड़ों रुपए ऑफ़र हो रहे हैं, कॉलें आ रही हैं नामालूम नंबर से, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, जब भी सियासी फेलियर हुआ है इमरान खान साहब का, पहले उन्होंने जहांगीर तरीन पे पर्चे कराए इमरान खान ने, फिर अलीम खान पे, ये दो लोग थे जो उनकी पार्टी में सियासतदानों को संभालते थे, लोगों को शामिल कराते थे, लोगों की पहचान रखते थे, लोगों की सियासी साख और वजन का ख्याल रखते थे। उनको जब इन्होंने पर्चे कराए, उनकी बेटियों तक पे पर्चे करा दिए, पार्टी से उनको रुस्वा करके भेजा बाहर, तो अब सियासी मैनेजमेंट तो करने वाला है कोई नहीं। और देखिए, इल्जाम तो मैं लगाता हूँ कि मुनस्सिर इलाही साहब ने जो इतना पैसा कमाया है और जो उसका बेदरेज इस्तेमाल किया है, ऑफर्स तो इनकी तरफ से थी। अब अपनी सियासी मैनेजमेंट के फेलियर को छुपाने के लिए और अपनी खिफत को मिटाने के लिए अगर ये पैसों के इल्जाम लगा रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है जिसने कभी ये पैसों वाला काम किया नहीं। हमारे पास तो मगर वो तो एजेंसियों पे इल्जाम लगा रहे हैं, हसास अदारों पे लगा रहे हैं, अननोन नंबर, क्योंकि आपके पास तो अननोन नंबर नहीं है ना जी। ये फवाद चौधरी साहब जो इल्जाम एजेंसियों पे लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि आपसे सियासत होती नहीं, अपने लोगों को संभाला नहीं जाता। इसकी तहकीकात क्यों ना करा ली जाए? हाँ, आप इस मुतालबे के आप ऊपर आप मुस्बत इशारा देना, आप कहें जी बिल्कुल करवा लें। तहकीकात तो किसी ऐसे काम की कराई जाए ना जिसका शुबा भी हो। प्रॉब्लम ये है, इमरान खान साहब असेंबलियां तोड़ना चाहते हैं, वजीर आला परवेज इलाही असेंबलियां तोड़ने पे तैयार नहीं। क्या एजेंसियों ने उनको कहा है कि असेंबलियां ना तोड़े? भाई, आपका अपना वजीर आला आपके कंट्रोल में नहीं है, वो लोगों को कह रहा है, तरह तरह की बातें कर रहा है कि ये पागल है, ये असेंबलियां तोड़ देगा, असेंबलियों को बचाओ। आप इल्जाम एजेंसियों पे लगा रहे हैं। और तार साहब देखिए, आप मुख्तसर ये बताएं कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि आपके यहाँ भी कुछ दानश्वर हल्के ऐसे हैं जो चाहते हैं कि असेंबली तहलील ना हो, चाहे परवेज इलाही साहब कंटिन्यू करें, हम नहीं छेड़ते इन्हें। देखिए, बात ये है, असेंबलियों का तसलसल हम इसके लिए बिल्कुल आखिरी हद तक तगदो करेंगे। बिल्कुल ठीक। अगर परवेज इलाही साहब ने देर कर दी, परवेज इलाही साहब के साथ सिस्टम को चलाया जा सकता था, मगर परवेज इलाही साहब ने अपने बेटे के हाथों और अपनी एक नेचर के हाथों वो बस मिस कर दी है। अब परवेज इलाही साहब के साथ हम तो सिस्टम नहीं चलाना चाहते। मगर बात ये है, तो मुनस्सिर इलाही साहब का पैगाम आया है, वो कह रहे हैं, वो तो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। वो तो कहते हैं वो तो कोई एमपीए तो है नहीं। चलिए, आज उनको बहुत सेटबैक हुआ ना, ये मैनेजमेंट वही किया करते थे, लोगों को वही मिलते थे, डिप्टी सीएम वही थे, सीएम का दफ्तर भी वो चलाते थे। तो ये देखिए, ये बड़ा आसान है कि एजेंसियों पे इल्जाम लगा दें, असेंबलियां तोड़नी तो इस्तीफा दे इमरान खान, आज इस्तीफा दे, अपने मेंबर्स को घर भेजे। ये तो कोई बात नहीं है कि वजीर आला कंट्रोल में नहीं है, अपने मेंबर्स कंट्रोल में नहीं है, इल्जाम किसी और पे है और मामलात इतने खराब हो गए हैं। आपको भी नंबर साबित करने पड़ेंगे, पेश करने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। देखिए, ये जो तारड़ साहब की गुफ्तगू हमने कोशिश की थी सेनेटर ऑन अब्बास पप्पी साहब से भी हम रब्ता करें, जो चौधरी साहब के साथ खड़े थे जब ये इल्ज़ाम लग रहा था कि अरकान असेंबली को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, अननोन नंबर से फ़ोन आ रही है। तो कोशिश की है कि उनसे भी रब्ता हो ताकि उनकी बात भी सुन सकें, फ़िलहाल दस्तयाब नहीं थे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो जो आटे का बहरान है इस पर बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। हरबंदी के खिलाफ मुत्तहिदा की दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं। इंतखाब 15 को होने जा रहा है। जमात इस्लामी और PTI कराची में चाहती है कि इंतखाब फ़ौज की निगरानी में हो। PTI को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस बीच जो मुत्तहिदा के धड़ों का इत्तेहाद था वो भी थोड़ा स्लो है, ग्रेजुअल है, क्योंकि इत्तला ये कि ख्वाहिश ये थी कि बल्दियाती इंतखाब रुके, उस हंगाम पहले इत्तेहाद और फिर बल्दियाती इंतखाब में जाएँ। तो तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ है, कराची की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। उनको ज़हमत दी कि उनसे हम ताज़ा अहवाल सुन सकें। तलहा अस्सलाम वालेकुम, शामी साहब आपसे मुखातिब है। तलहा साहब, इलेक्शन तो फिर होंगे 15 तारीख को? जी बिल्कुल शामी साहब, बज़ाहिर जैसा नज़र आ रहा है इलेक्शन कमीशन और फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर आज सिंध हाई कोर्ट, तो ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अब ये इलेक्शंस जो होने जा रहे हैं इसकी कुछ जमातों ने तैयारी की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मुत्तहिदा कोई मूवमेंट ने उस तरह से तैयारी नहीं की जिस तरह से इसको तैयारी करनी चाहिए थी। अब यहाँ पे जिन जमातों ने तैयारी की है उसमें सबसे ज़्यादा, अगर हम किसी को देखें उसको रेट करें, तो दो जमातें जिससे सबसे ज़्यादा तैयारी की है। पहली है जमात इस्लामी, जो कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जिसको लीड कर रहे हैं, और उन्होंने जो है इसमें बहुत तैयारी की है।
दूसरे नंबर पे जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को और जिस तरह से दीगर लोगों को मुतहर्रिक किया है, उसके बाद की जो सिचुएशन है वो सबके सामने, और जैसे बिलावल साहब ने दावा किया था कि मेयर अगला कराची का पीपल्स पार्टी से होगा, तो जाहिर है वो दावा अगर वो कर रहे हैं और इतनी बड़ी पब्लिक गैदरिंग में दावा कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वजीर खारजा हैं, बहुत अहम मकाम रखते हैं, तो वो दावा ऐसे ही नहीं कर रहे होंगे। तो दावा जो है ना, उन्होंने प्लानिंग की है, मगर ये आप कुछ चीज़ मगर तला साहब, सियासत में दावों की गुंजाइश होती है, वो कोई दीवार का लिखा हुआ नहीं होता। मगर ये आप मुझे बताएं कि अब ये फौज तलब हो गई या जो मुतालबा किया जा रहा है जमात इस्लामी की तरफ से? देखिए, फ़ौज हमेशा से हर इलेक्शन में उसको लिखा जाता है, और सेंसिटिव और मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन जो होते हैं वहाँ पे हमेशा से, चाहे वो बाई इलेक्शंस हों चाहे जनरल इलेक्शंस हो, सेंसिटिव जो पोलिंग बूथ होते हैं, पोलिंग स्टेशन होते हैं, वहाँ पर हमेशा फ़ौज तैनात की जाती है। अब इसमें ज़ाहिर है जमात इस्लामी की तरफ से मुतालबा भी किया गया, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से अगर कहा जाएगा तो फ़ौज ज़रूर इसमें इस बीच फिर तलहा ये जो मुत्तहिदा के धड़ों का मिलाप था, ये ग्रैंड एक सेटअप बनना था, वो भी कुछ सुस्तरवी का शिकार होता दिखाई देता है। बीच में इलेक्शन भी आ जाएगा। अभी तो गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई है ना उनकी। नहीं जामी साहब, ये मैं इससे आपसे इत्तफाक नहीं करूँगा। अच्छा। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता रोज़ ही 2 रोज़ पहले ही गवर्नर हाउस में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें तमाम जो ज़ाब्ता अखलाक है, ज़राए दावा करते हैं कि वो तय पा गया है कि किस तरह से इलेक्शन में जाना है, किस तरह से एक होना है। और अगर ये डिले होता तो जो कल MQM का जो एक एहतजाज होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन के बाहर, उसमें फारूक सत्तार उसके लिए अपील ना करते अपने लोगों को लाने की, धड़ा तो दूसरा है वो अभी। इसी तरह PSP मुत्तहिदा जो है नहीं करती, PSP मुत्तहिद हो रही है। बहरहाल देखिए 15 जनवरी को मजीद आपसे बात होगी, मैदान लगेगा। मुल्क की मैशत पे बात करनी थी हमने, अच्छा भाई, भी वो कल तक उठा रखते हैं। एक तो ये है कि 2-3 ताज़ियतें हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए सर। हमारे कॉलम निगार नासिर चौधरी साहब, तो चौधरी साहब मोहम्मद साहब के भांजे थे, बड़े अच्छा लिखने वाले, वो इंतकाल कर गए झटपट, दिल का दौरा पड़ा, 2 हिचकियों में हो गया, बीमार गम तमाम, अल्लाह उनकी मगफरत करे। वहाँ उनके लिए साले सवाब था, तो वहाँ प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ साहब से बात हुई, माशाल्लाह बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनकी ज़ियारत हुई, उनकी दुआएं ली, तो अल्लाह ताला जो है नासिर चौधरी साहब को और की मगफरत करे। और हमारे जो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के लहजे में शेर कहने वाले नासिर बशीर साहब उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं, उनके वालिद जो है बशीर अहमद राठौर मुल्तान में चल बसे। उनका पैगाम आया कि हज़ारों किताबें और एक किराए का मकान विरसे में छोड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबका जिक्र करें सर, वक्त खत्म। और मौलाना एहतरामुल हक थानवी, मौलाना एहतिशामुल हक थानवी जो बड़े जय्यद आलम थे, जी कराची में, उनके बेटे अमेरिका में इंतकाल कर गए, कैंसर थे। और एक ये जो एहतरामुल हक थे, एक ज़माने में पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे, MRD की तहरीक में भी हिस्सा लिया, बड़े सरगर्म रहे, लेकिन बहरहाल अल्लाह को प्यारे हुए, जामिया इस्लामिया की बुनियाद रखी इन्होंने। अल्लाह ताला इनको भी मग़फ़िरत करे। उसके बहाने हमारे नाज़रीन को भी आगाही मिलती है, अल्लाह ताला इन सब के दर्जात बुलंद फरमाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल मुलाकात आपसे होती है, तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ जो यूटिलिटी स्टोर्स पर ये सरकारी नर्ख पर जो आटा मिलता है सर, लाहौर की बात भी कर रहा हूँ, दीगर सूबाई दारकूमतों से भी मेरी आज बात होती रही, कॉरेस्पॉन्डेंट से, लोगों को लंबी लाइनों में इंतज़ार करना पड़ता है। और यहाँ तो सूरत हाल कुछ ये हो जाती है कि अहल खाना को, एक जो ज़रूरतमंद अहल खाना फैमिली है, 1 से ज़ायद लोग भेजने पड़ते हैं ताकि वो क्यू में या बारी में बैठे रहें, एक थक जाए दूसरा आ जाए और फिर जाके आटा मिलता है। और कोयटा की सूरत हाल तो इससे भी ज़्यादा बुरी है, और वहाँ पर तो 2800 रुपये का था 20 किलो का आटा, वो 3200 रुपये में मिल रहा है। और यही सूरत हाल पेशावर में भी है, 2 हफ्तों में 700 रुपये इजाफा हुआ 20 किलो आटे की कीमत में वहाँ कोयटा में। पहले आपने मीरपुर का शख्स जो मजदूर था जहाँ भाग हुआ, आज मंचनाबाद में भी भगदड़ मची, 5 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये सूरत हाल है आटे के हुसूल के लिए जो दरपेश है आवाम को। जनाब शौकत चद्दर साहब को हमने ज़हमत दी है, आप मरकज़ी सदर हैं किसान बोर्ड के, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि फ्लोर मिल से भी बात होगी, सरकार का मौक़िफ़ भी आ गया, ये किसान बोर्ड से बात होनी चाहिए कि ये क्या समझते हैं सर? सदर साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी शम साहब। आप जरा ये बताइए कि ये जो क्राइसिस है क्या? अब गंदम तो हमारे पास पूरी थी, उसकी तो शॉर्टेज नहीं थी, बल्कि रूस से भी आ गई है, और अब तो रूस से भी आ गई है, उससे कुछ कीमतें गिरी भी हैं। फिर ये बहरान क्यों पैदा हो रहा है? जी शामी साहब बहुत शुक्रिया आपका और अजमल जामी साहब का भी। असल में ना जो फैक्ट जो चीजें हैं वो मैं जरा आपके सामने जरा वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जी इख्तिसार से रख दीजिए ताकि ऐसा ना हो बात बीच में रह जाए। जी जी, इस साल जो हमारी गंदम की पैदावार पिछले सालों की निस्बत जरा कम हुई थी, लेकिन फिर भी ये 26.4 मिलियन टन गंदम हमारे पास थी और जो कैरी ओवर स्टॉक हमारे पास मौजूद था वो 2 मिलियन टन का था। इस तरह 28 मिलियन टन हमारे पास गंदम मौजूद थी। हमारी जो जरूरत थी, नीड थी, वो भी तकरीबन 28 मिलियन टन की थी, लेकिन अगर उसमें हम अपने सीड को और दीगर चीजों को डाल लें तो वो तकरीबन 30 मिलियन टन का हमारी रिक्वायरमेंट बनती है, कितनी रिक्वायरमेंट थी। अब इसका मतलब है कि हमारे पास जो शॉर्ट फॉल था वो तकरीबन हमारे पास 2.3 मिलियन टन का था। अब पंजाब वो वाहिद सूबा है जो सबसे ज्यादा गंदम पैदा करता है। ये जो टोटल 26.4 मिलियन टन हमारे पास गंदम की प्रोडक्शन थी, इसमें जो शेयर पंजाब का था वो 20 मिलियन टन का था, जबकि पंजाब में जो हमारी कंजप्शन है एस्टिमेटेड है वो 13.9 मिलियन, यानी पंजाब में हमारे पास सरप्लस गंदम मौजूद थी। अब पंजाब ही है जिस पे सारी चीजें बेस करके जिसने बाकी सूबों को भी सप्लाईज देनी होती हैं। अब यहाँ पे सारी गड़बड़ की गई जिसकी वजह से पंजाब के अंदर ही इसकी प्राइसेस हाइक होनी शुरू हो गई और इस वक्त मार्केट के अंदर जो खुलेआम गंदम बिक रही है, इवन देन जो गवर्नमेंट के पास जखीरा शुदा जो बफर स्टॉक जिसे हम कहते हैं, गवर्नमेंट ने उसे स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए परचेज किया होता है, वो भी बड़ी बेदर्दी से पंजाब गवर्नमेंट जो है उसको फ्लोर मिल्स को वो फरोख्त कर रही है और फ्लोर मिल्स जो बजाय उससे आटा बनाने के वो ओपन मार्केट के अंदर उसको फरोख्त कर रहे हैं महंगे दामों, जिसकी वजह से सप्लाई और डिमांड की चेन ब्रेक हुई है। और क्योंकि यहाँ से आपका ख्याल है कि सारी फ्लोर मिलें काम नहीं कर रही कैपेसिटी के मुताबिक और गंदम बेच रही हैं, आटा नहीं बना रही? जी बिल्कुल ऐसे और ही वो है। गंदम जो है फिर वो स्मगल हो रही है क्या? जी वही गंदम जो है जो पंजाब में ये महंगे दामों बेच रहे हैं वही स्मगल होकर दूसरे सूबे में जाती है। फिर आप ये देखें कि आप दूसरे सूबों क्या के अंदर दूसरे सूबों में जाने पर पाबंदी है? नहीं, पाबंदी तो नहीं है, लेकिन उसका एक मैकेनिज्म है कि वो दूसरे सूबों को गंदम जाती है पास्को के थ्रू। अगर पंजाब फूड डिपार्टमेंट में वो गंदम देनी हो तो उसका भी एक अलग से तरीकेकार मौजूद है जिसके तहत वो दूसरे सूबों को सप्लाई की जाती है। ये जो अब जिस तरीके से जा रही है ये बेसिकली तो जा रही है फ्लोर मिल्स को कि आपने पंजाब के लिए आटा बनाना है। अब उससे आटा बनने के बजाय वही गंदम ओपन मार्केट में जाती है। ओपन मार्केट में जो मौजूद है तबका वो उसको खरीदता है और वो खरीद के दूसरे सूबों में उसको ट्रांसफर करता है, वहां से फिर रेट भी बढ़ जाता है। फ्लोर मिल वाले ये कहते हैं कि हुकूमत की कड़ी निगरानी है और वो निगरानी करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और वो कर रही है। हिसाब तब हमारा ओपन होता है कितनी खरीदी है, कितना आटा बनाया और कहाँ पड़ी है। जी जी, इसमें मैं आपके साथ जरा एक फैक्ट शेयर करता चलूं। इस वक्त पंजाब के अंदर 15,000 आटा चक्कियां हैं। ये पहले आटा चक्कियों को भी पंजाब गवर्नमेंट वीट रिलीज पॉलिसी के तहत ये कोटा देती थी, जिसकी वजह से मार्केट में जो आटे का रेट है वो स्टेबल रहता था। अब जो आटा चक्की है वहां से जो आटा फरोख्त हो रहा है वो 160 रुपए पर केजी आटा फरोख्त हो रहा है। आटा चक्की वाले हम सेक्रेटरी फूड पंजाब के पास भी गए, डायरेक्टर फूड पंजाब के पास भी गए और उन्होंने लिख के दिया, रिटर्न में दिया कि अगर आप हमारा कोटा बहाल कर देते हैं जो वीट रिलीज पॉलिसी के तहत हमारा कोटा बनता है तो हम 75 रुपए फी किलो आटा फरोख्त करने को तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये पंजाब गवर्नमेंट उनको गंदम नहीं दे रही तो ये खुद ही आटे की कीमत बढ़ाने के अंदर ये मुलव्वस है। और दूसरी तरफ एक बड़ी मगर सिंध के अंदर, सिंध में सैलाब भी तो आ गया ना, सिंध में भी तो शॉर्टेज कीमत भी तो तय कर दी है ना। आज शर्जील मेमन साहब बात कर रहे थे। अच्छा, जो सिंध की बात है वो जरा पंजाब से मुख्तलिफ है। मैं जरा पंजाब की आपको थोड़ी सी ये कर दूं कि पंजाब के अंदर इन्होंने जो फ्लोर मिल्स हैं उनकी ग्राइंडिंग कैपेसिटी इनहांस करने पे पाबंदी लगाई हुई है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये उनका जो वीट रिलीज पॉलिसी। आप मुख्तर ये बताएं कि ये कोई आने वाले दिनों में ये बहरान कोई दम तोड़ेगा, काबू में आएगा या आवाम के लिए मजीद परेशानी? जरा मुख्तर बताइए। ये जो
मौजूदा जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये पंजाब जो है यही बाकी सूबों को भी यहीं से गंदम की सप्लाई होनी थी और गंदम की फराहमी का है। पंजाब ने जिस बेदर्दी के साथ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बेहतरी आ सकती है या परेशानी है आगे? जी आगे आने वाले वक्तों में और मजीद ज्यादा अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब, आपकी कीमती वक्त। नाज़रीन ज्यादा कोटा ज्यादा गंदम रिलीज की जी, यहाँ नाज़रीन एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद कराची का रुख करते हैं जी।